हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट की मॉडल पेपर 2020 सीरीज़ का सेक्शन सी लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने सेक्शन ए और सेक्शन बी कवर किए हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर ज़रूर देखिए। ये मॉडल पेपर मैंने पिछले 4 सालों के क्वेश्चन पेपर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके बनाया है और बहुत संभावना है कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे और कुछ सिमिलर क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो अगर आप ये मॉडल पेपर 2020 के जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, 3 वीडियोस ये और बैक पेपर सीरीज़ के जो वीडियो बनाए हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो इतना तो मैं कह सकती हूँ कि आप पास तो हो ही जाएंगे, बशर्ते कि आप सिंसियरली ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लें और बहुत अच्छा स्कोर भी आप कर सकते हैं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आप 70 मार्क्स तक ला सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ इन पर डिपेंडेंट मत रहिए। इन्हें तो अच्छी तरह करना ही है, साथ में जितने भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं आप उन्हें ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता होगा कि आज तक हमारे सेक्शन सी में 7 क्वेश्चंस गिवन रहते थे और आपको इन 7 में से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे, जिसमें ईच क्वेश्चन होता था 10 मार्क्स का। आज से पहले ये पैटर्न एग्ज़ाम में लागू होता था, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से आपका एग्ज़ाम 2 आवर्स का होना है, इसलिए आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी घटा दिए गए हैं। आपको सेक्शन सी में 7 में से केवल 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको 7 में से केवल 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ये 2 क्वेश्चन जो होंगे, ईच क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपने 7 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए सही, तो 50 मार्क्स तो आपसे सीधे सेक्शन सी से ही बन जाने हैं और सेक्शन ए और सेक्शन बी तो फिर बाद में आता है। तो बहुत ही गंभीरता से आप सेक्शन सी की तैयारी कीजिए। ये 2 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो स्टूडेंट्स, सेक्शन सी में जो पहले 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं मैंने, वो पहला क्वेश्चन है क्रैमर नियम से आपको सॉल्व करना है। 3 इक्वेशंस आपको गिवन होंगी और लिखा हुआ रहेगा क्रैमर नियम से हल कीजिए। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, एक 2019 और एक 2017 शायद पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो मैंने 2 क्वेश्चन इसमें लिख दिए हैं। अब क्रैमर नियम से इक्वेशन को सॉल्व करना, इस पर मैं एक पूरा डिटेल वीडियो बैक पेपर सीरीज़ के ही अंतर्गत कर चुकी हूँ, तो इसे मैं यहाँ पर दोबारा नहीं करूँगी क्योंकि दोबारा करने पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड स्क्रीन में और आई बटन में मिल जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को जाकर बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। ये है आपका गारंटीड क्वेश्चन, इसको मैं 5 स्टार्स देती हूँ। ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो 25 मार्क्स तो आपके इस क्वेश्चन से बन जाएंगे और इससे आपने बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रखनी है कि कोई गलती हो जाए। तो इसे आप वीडियो में जाकर देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, आपको कोई मैट्रिक्स ए गिवन होगी और आपको ए इनवर्स फाइंड करना होगा। तो ये क्वेश्चन भी मैं बैक पेपर सीरीज़ के एक वीडियो में कर चुकी हूँ। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड स्क्रीन में और आई बटन में मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को जाकर भी वहाँ से प्रिपेयर कीजिए। यहाँ इन क्वेश्चंस को मैं रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो अब मैं थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी, लेकिन थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं फिर कहूँगी कि आप ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिए। ये दोनों सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं सेक्शन सी के, आपको समझ में आ जाएंगे, गलती की गुंजाइश कम होती है। तो इन्हें तो आपने सीख ही लेना है, तभी आपको अब थर्ड क्वेश्चन पर आना है। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन भी सेक्शन सी का एक बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखकर भी आपको ऐसा लगेगा कि ये इतना आसान क्वेश्चन सेक्शन सी में कैसे है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है और संभावना है कि इस बार भी आ सकता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसे भी आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। क्वेश्चन है, एक सर्कल वृत्त की इक्वेशन आपको गिवन है और आपको इसकी त्रिज्या यानी रेडियस और केंद्र यानी कि सेंटर फाइंड करना है। तो देखिए, ये सर्कल की एक जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है। सर्कल 2 टाइप के होते हैं। एक ऐसा सर्कल
जिसका सेंटर जो होता है वो ओरिजिन पे या मूल बिंदु पर होता है, उसकी इक्वेशन होती है x² + y² = a²। इसका जो सेंटर होता है वो होता है 0,0 और इसकी रेडियस होती है a। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो इसमें केवल x² और y² वाले टर्म्स आते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे x और y के टर्म्स भी आ रहे हैं। तो ये जो सर्कल होता है इसे कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन पर होगा, कहीं पर भी उसका सेंटर हो सकता है। तो ऐसा सर्कल मान लीजिए इसका जो सेंटर है अभी -g, -f है, क्यों लिख रही हूँ ऐसा भी पता चलेगा, और इसकी जो रेडियस है वो r है, ठीक है। इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक जो है r है। तो इसकी जो व्यापक समीकरण या जनरल इक्वेशन होती है, व्यापक समीकरण, बल्कि आपको लिखना चाहिए वृत्त का व्यापक समीकरण, ठीक है। वृत्त का व्यापक समीकरण होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है। ये चीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी। ये किसी वृत्त का, इस तरह के वृत्त का व्यापक समीकरण या जनरल इक्वेशन होती है। ध्यान देना है x² और y² के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए और बाद में हमें उन्हें 1 भी बनाना पड़ेगा। जैसे इस इक्वेशन में जो गिवन है सेम है 2 और 2, कभी कभी लिखा नहीं रहता है वृत्त, तो आपको समझना होता है जब x² और y² के कोफिशिएंट सेम होते हैं तो वो एक वृत्त की समीकरण होती है। तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 तो हम बना लेंगे, कैसे अभी देखते हैं, ठीक है। यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, तो इसे 1 बनाना होगा। x वाला टर्म, y वाला टर्म और एक कांस्टेंट टर्म। तो इस तरह की इक्वेशन जब भी दिखे तो ऐसे सर्कल का जो केंद्र होता है, उक्त वृत्त का केंद्र या फिर जिसे हम कहते हैं सेंटर, वृत्त का केंद्र होता है -g, -f, और इस वृत्त की जो त्रिज्या यानी कि रेडियस होती है वो होती है √g² + f² - c। बस ये चीज़ आपको लर्न करनी है, इतने से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, ठीक है। तो दी हुई समीकरण जो है हमारे पास, चूँकि दी हुई समीकरण, दिए हुए, या आप लिख दीजिए इसे दिए हुए वृत्त का समीकरण। तो दिए हुए वृत्त का समीकरण क्या है उसे हम नोट कर लेंगे। ये है हमारा 2x² + 2y² + 5x - 6y + 3 = 0। अब हमेशा हम पहले तो देख लेंगे इनकी कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। दूसरा काम हमारा होता है इसके कोफिशिएंट को 1 बनाना। तो देखिए 1 कैसे बन पाएगा, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है, 2 कॉमन ले लेती हूँ। तो देखिए कॉमन लेना मतलब होता है डिवाइड करना। तो यहाँ पर से 2 कॉमन आ गया, बच गया x², ये 2 बाहर आ गया, बच गया y², प्लस यहाँ पर सीधे सीधे कॉमन नहीं आ सकता, तो जहाँ कॉमन नहीं आता उसका मतलब होता है डिवाइड में आप लिख देते हैं उसे अपॉन में x, माइनस इसी तरह से यहाँ से 6/2, 3 भी डायरेक्ट लिख सकते थे, + 3/2 = 0। अब ये 2 इधर जब ट्रांसफ़र होगा तो 0/2 करने से ये 0 हो जाएगा, ये 2 हट जाएगा इधर जाके। तो यहाँ आपका बचेगा x² + y² + 5/2x - 6/2y + 3/2 = 0, ठीक है। अब इस समीकरण की तुलना हमें करनी होगी जो व्यापक समीकरण था। हमेशा हर क्वेश्चन में यही करेंगे। जब आपने इसको इस तरह की फॉर्म में चेंज कर लिया तो आप लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर, कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो जब आप इसकी तुलना व्यापक समीकरण से करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा आपका। अब देखिए सिमिलर प्लेसेस पर जो चीज़ें आ रही है वो इक्वल होती हैं। x² और y² तो दोनों में सेम है। अब बात आई इस वाले की, तो देखिए इसमें x इसमें भी आ रहा है, x इसमें भी आ रहा है, तो अब x का कोफिशिएंट यहाँ और x का कोफिशिएंट यहाँ इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर x का कोफिशिएंट यानी 2g = यहाँ पर x का कोफिशिएंट यानी कि 5/2। तो इसका अर्थ है ये 2 यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो g = आपका आ जाएगा 5/4। और बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट में देखिए ये y और y सेम है, तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट यानी कि 2f
इक्वल्स टू यहाँ पर y का कोफिशिएंट यानी -6/2, ये कैंसिल भी हो जाएगा, 3 आ जाएगा, -3 हो जाएगा। चिन्ह मत भूलिएगा, माइनस है यहाँ, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ से f इक्वल टू आ जाएगा आपका, ये 2 अपॉन में चला गया, -3/2। और तीसरा कांस्टेंट जो है c 3/2, यहाँ पर c है तो c इक्वल टू आ जाएगा 3/2। बस 80% जंग आप फतह कर चुके हैं। अब आपको केवल इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो g, f और c की इस वैल्यू को हम इन फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो देखिए अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दिए गए वृत्त का केंद्र फॉर्मूले से हम लेंगे -g, -f। तो बस आपको सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है। -g की वैल्यू कितनी आ गई 5/4, -f की वैल्यू कितनी आई -3/2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3/2। तो आपका आंसर आ गया है -5/4, 3/2। तो ये आपका एक आंसर आ गया है वृत्त का केंद्र। अब आपको निकालनी है वृत्त की त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना है, त्रिज्या क्या आ जाएगी आपकी √g² + f² - c। तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर देंगे। g की जगह आ गया -5/4 स्क्वायर प्लस f की जगह आ गया 3/2 स्क्वायर माइनस c कितना आया था, अभी मैंने इरेज कर दिया, c आया था आपका 3/2। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्व करके आएगा √ माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 5 का स्क्वायर 25/4 का स्क्वायर 16 प्लस ये हो गया 9/4 - 3/2। तो यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे 16, तो ऊपर आएगा 25 प्लस 16 एलसीएम है, तो 4 से 16 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, इंटू 9 हो गया 36, माइनस ऐसे ही 2 8 × 16, 8 × 3 हो गया 24। तो ये आपका आ गया √ 61 - 24/16, दैट मीन्स √ 37/16 का √ हो जाएगा 4। तो रेडियस जो है ये हमेशा सेंटीमीटर या किसी यूनिट में होगी, तो इसके साथ आपको हमेशा लिखना चाहिए इतना यूनिट या इतनी इकाई, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो ये भी एक बहुत आसान क्वेश्चन था जो आपको अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए। केंद्र और त्रिज्या, लास्ट में आप जो आंसर आता है उसे बॉक्स में रख दीजिए। एग्जामिनर को सीधे आपका अगर आंसर दिखता है तो कभी कभी बीच की कुछ गलतियाँ छुप भी जाती हैं और आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो काम भी साफ करना, इस पे भी आपके कैसे मार्क्स आएंगे डिपेंड करता है। तो 4th क्वेश्चन भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही लिया है मैंने, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी लगा। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको सर्कल दिया हुआ था, यहाँ पर आपको एक दीर्घवृत्त दिया हुआ है, इलिप्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। दीर्घवृत्त यानी कि इलिप्स। आपको इस इलिप्स की शीर्ष यानी वर्टिसेस, नाभि यानी लोकस और नाभिलंब यानी लेटस रेक्टम की लेंथ आपको बतानी है। तो दीर्घवृत्त क्या होता है, देखिए आपने दीर्घवृत्त भी इस तरह से जो होता है, ये जो शेप है इसे हम बोलते हैं, ये जो फिगर है इसे बोलते हैं हम एक इलिप्स या फिर दीर्घवृत्त। इसकी इक्वेशन होती है x² / a² + y² / b² = 1। देखिए 3 मिलते जुलते कर्व आपके सिलेबस में है। ये होता है आपका दीर्घवृत्त या फिर इलिप्स। दूसरा आपका होता है हाइपरबोला या फिर अतिपरवलय। हाइपरबोला की इक्वेशन होती है x² / a² - y² / b² = 1। इसका जो फिर डायग्राम होता है वो इस तरह का होता है, मतलब इलिप्स को अगर 2 पार्ट्स में काट के उल्टे ड्रॉ हम कर दें दोनों पार्ट्स को अलग अलग, तो हाइपरबोला बनता है। और तीसरा जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया सर्कल की इक्वेशन होती है x² + y² = a²। ये सारी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म ली है, यानी जिनका सेंटर होगा मूल बिंदु 0,0, ठीक है। तो ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए में आता है, आपको एक वक्र एक इक्वेशन दी होगी और पहचानना होगा कि ये किसकी इक्वेशन है। तो ये तीनों देखिए, तीनों में ही x² y² आ रहा है, ठीक। तो आप इन्हें कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले सर्कल की पहचान मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई। इसके दोनों कोफिशिएंट x² और y² के इक्वल होने चाहिए या 1 होने चाहिए, जैसे उसमें 2 और 2 थे, ठीक है। दीर्घवृत्त में, इलिप्स में x² और y² के कोफिशिएंट अलग अलग होंगे और बीच में प्लस का साइन आएगा, जैसे यहाँ पर है देखिए 9 है, इसका 25 है, बीच में प्लस है।
हाइपरबोला में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट इसमें भी अलग अलग होंगे, लेकिन बीच में माइनस, यानी कि अगर ये प्लस ना होकर माइनस होता तब ये एक हाइपरबोला बन जाता। अभी ये एक दीर्घवृत्त है क्योंकि प्लस है। तो ये इक्वेशंस आपको पहचाननी भी आनी चाहिए। एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये भी बनेगा यहाँ से। ये मैंने दीर्घवृत्त का डायग्राम ड्रॉ किया है इलिप्स का, जिसका सेंटर ओरिजिन पर है। ठीक है, इसमें भी ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें कि एक्स वाई के टर्म्स भी आते हैं, उस समय इसका सेंटर मूल बिंदु ना होकर कुछ और होता है। तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपने इसका शेप देख लिया कि ये किस तरह का होता है, फिर आपको पता होना चाहिए इसकी इक्वेशन क्या होती है। तो इसकी इक्वेशन होती है, ये बीच में प्लस का साइन आएगा और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट अलग अलग होंगे इक्वल्स टू 1। ठीक है, पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए। अब देखिए ये जो होते हैं पॉइंट्स ए डैश और बी डैश, ये कहलाते हैं इसके वर्टिसेस या फिर शीर्ष। क्या कहलाते हैं इसके? शीर्ष, या जिन्हें हम कह सकते हैं वर्टिसेस। तो इनका जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होती है a और ये OB लेंथ होती है b। इसे कहा जाता है सेमी मेजर एक्सिस, अर्ध दीर्घ अक्ष, और इसे कहा जाता है सेमी माइनर एक्सिस, अर्ध लघु अक्ष b। तो इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ से यहाँ तक की लेंथ a है तो a, 0, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो -a, 0, ये 0 x अक्ष पर स्थित है 0, और y एक्स की लेंथ b, और नीचे हो गया 0, -b। तो ये इसके शीर्ष कहलाते हैं। तो इन दोनों को मैं एक साथ लिखूंगी तो ये आ जाएगा +-a, 0, और दूसरा शीर्ष इसको होगा, इन दोनों को मैं एक साथ ले लूँगी तो 0, +-b। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ये भी आपको आना चाहिए। तीसरी चीज़ है नाभि, यानी कि जिसे हम कहते हैं लोकस। इसको हम S और S' से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी 2 पॉइंट्स होते हैं। इसका जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं AE, 0, और इस साइड वाले के -AE, 0। यहाँ पर E क्या है ये अभी मैं आगे डिस्कस करूँगी। तो ये होते हैं +-AE, 0 नाभि के निर्देशांक। और चौथा इसने पूछा हुआ है नाभिलंब की लंबाई, यानी कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जिसे हम कहते हैं, नाभिलंब की लंबाई। तो नाभिलंब की लंबाई होती है 2a। तो इतने फॉर्मूले आपको ये लर्न करने पड़ेंगे। बस ये फॉर्मूले लर्न हो जाते हैं तो ये फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान काम है। तो सबसे पहले हम अब a, b की वैल्यू और e की वैल्यू फाइंड करेंगे और इन फॉर्मूले में वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 9x² + 25y² = 225। अब मैंने जो फॉर्मूला लिखा आपको लग रहा होगा कि ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है। कुछ नहीं, हम इसकी फॉर्म चेंज करके ऐसा बना सकते हैं। देखिए दोनों में क्या अंतर है, इसमें LHS में RHS में 225 है, इसमें 1 है। तो आपको इसको 1 बनाना है। 1 कैसे बनेगा? अगर आप दोनों साइड्स में 225 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 1 बन जाएगा। तो सारे टर्म्स को मैं 225 से डिवाइड कर दूँगी अपॉन 225 = 225/225। ठीक है, तो यहाँ पर कोई इससे कैंसिल हो गया, 1 आ गया, यहाँ से ये कैंसिल होगा 9 आएगा, और यहाँ से ये कैंसिल होगा तो ये आपका बन जाएगा 25। तो अब ये इक्वेशन आपकी चेंज होकर बन गई x²/25 + y²/9 = 1, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको इस समीकरण की तुलना करनी है इससे। तो आप कहोगे कि समीकरण 1 की तुलना दीर्घवृत्त की व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स से कंपैरिजन करने पर x² + y² / b² = 1 से करने पर। तो तुलना, कंपैरिजन का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो सिमिलर प्लेसेस पर टर्म्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर a² है, यहाँ 25 है, तो a² = 25, दैट मीन्स a = आ जाएगा आपका 5। ठीक है, फिर आप देखोगे यहाँ पर b² है, b² = 9, तो यहाँ से b = आपका आ जाएगा √9 यानी कि 3। तो a और b आपके निकल गए। देखिए क्वेश्चन जो आपको फाइंड करना है उसमें सब जगह a b ही आ रहा है, एक e भी आ रहा है। e क्या होता है, देखिए e भी हम निकालेंगे। e = होता है 1/a √a² - b²। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी बनता है, इसे बोलते हैं उत्केंद्रता। तो e = दिस, तो वैल्यू रख देते हैं 1/a यानी कि 5, √a² यानी 5 का स्क्वायर 25,
माइनस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9। तो ये आपका बन जाएगा 25 माइनस 9 16 हुआ, उसका अंडर रूट है तो 4/5। तो ये आपका e इक्वल्स टू भी आ गया है 4/5। तो हमने a b और e फाइंड कर लिए हैं। अब हमको इन फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करनी है तो हमारा आंसर आ जाएगा और 10 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो आगे करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हमसे पूछा गया था शीर्स पॉइंट होते हैं, ठीक है। पॉइंट यानी पॉइंट के हमेशा कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो आप लिखेंगे शीर्स के निर्देशांक, पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, ठीक है, शीर्स के निर्देशांक। तो क्या फॉर्मूला है, प्लस माइनस a कॉमा 0 कॉमा प्लस माइनस b। बस वैल्यू पुट कर देनी है। कितना आया था अभी हमारा a इक्वल्स टू हमारा आया था a आया था हमारा 5, b आया था हमारा 3 और e आया था हमारा 4/5। ये हमने अभी पिछले स्टेप में निकाला था। तो a की जगह मैं रख दूंगी प्लस माइनस 5,0 और 0 प्लस माइनस b की जगह क्या रख देंगे हम 3। बस आ गया आपका पहला आंसर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ये आपके निकल गए हैं। अब दूसरा पूछा है नाभि के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ लोकस। तो नाभि के फोकस कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, नाभि के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। तो देखिए क्या हो जाएगा, लोकस तो बिंदुपथ होता है, फोकस मीन्स नाभि। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस AE कॉमा 0। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस a कितना आया 5 इंटू e आ गया हमारा 4/5 कॉमा 0। तो ये 5 से 5 कट गया, ये हो जाएगा प्लस माइनस 4,0। तो ये आपके नाभि के निर्देशांक जो दूसरा पूछा हुआ था वो भी निकल गया। थर्ड आपका पूछा था नाभि लंब की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब की लंबाई। तो नाभि लंब की लंबाई के लिए फॉर्मूला है 2b² a। 2b² है नाभि लंब की लंबाई का फॉर्मूला। तो ये 2b की जगह पर आ गया 3 का स्क्वायर अपॉन a यानी कि 5। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 हो गया 18/5। तो ये लेंथ हमेशा कुछ यूनिट होगी, मीटर सेंटीमीटर, तो इसके साथ हमेशा लिखना चाहिए यूनिट या फिर इकाई। तो ये आपके तीनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं और 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। तो ये भी आसान क्वेश्चन है जिससे आपको सीखना ज़रूर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक से, जो कि डी मोइवर थ्योरम पर बेस्ड है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी मोइवर थ्योरम पर बेस्ड एक क्वेश्चन एग्जाम में हर साल सेक्शन सी में पूछा जाता है। तो देखिए डी मोइवर थ्योरम सबसे पहले आपको मालूम होनी चाहिए। डी मोइवर थ्योरम कहती है कि n के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान कहने का मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर या फिर फ्रैक्शनल, किसी के लिए भी एक फॉर्मूला होता है जो ट्रू होता है। n के किसी भी मान के लिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n इक्वल्स टू, ये n इन दोनों के साथ आ जाता है, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ठीक है। ये n इसके भी एंगल में आ जाता है, ये n इसके भी एंगल में आ जाता है। तो बस आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है सेक्शन ए में, ठीक है। अच्छा, इसी का एक फॉर्म चेंज करने पर एक फॉर्मूला और यहाँ पर आपको यूज़ होगा, यहाँ पर कोई यूज़ होगा आपका, जो होता है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर n है। अगर इस तरह का है तो इस माइनस को मैं यहाँ पर प्लस लिख सकती हूँ। क्या करूँगी मैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखूँगी, लेकिन अब इसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, -n। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ। आपको ये भी यहाँ पर को लर्न करना होगा। ये 2 चीज़ें आप लर्न कर लीजिए। बस ये आपने लर्न कर लिए। अब देखिए आपका ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो अभी 25 मार्क्स का आपका आ सकता है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर से लिया है मैंने, ये आपका कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम जो प्रूव करना है उसके LHS पर आते हैं। LHS है आपका 1 प्लस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा माइनस आई साइन थीटा होल पावर n, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर को जो है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा तो ठीक है, यहाँ कुछ मिलता जुलता हमें दिख रहा है, लेकिन इस वन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप इस क्वेश्चन का ये है कि आपको यहाँ पर इस वन को हटाने के लिए कॉस और साइन में हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर को आपको दो फार्मूले लर्न करने पड़ेंगे और पहला फार्मूला है कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये दो फार्मूले भी आपको यहाँ पर लर्न करने पड़ेंगे। दो फार्मूले पहले याद किए और दो ये। ठीक है, तो अब जहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा आ रहा है मैं ये वैल्यू रख दूँगी। तो ये क्या बनेगा, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा की जगह मैंने रख दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस आई साइन थीटा अपॉन 1 साइन थीटा की जगह भी रखना है हमें हाफ एंगल 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ऐसे ही नीचे 1 प्लस इस कॉस थीटा की जगह मैं लिख दूंगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस आई इस साइन थीटा की जगह भी हाफ एंगल फार्मूला लगेगा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और इस पूरे की पावर है n। अब आपको देखने से समझ आ रहा होगा कि ये हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई करने का मेरा क्या मकसद यहाँ पर था। तो ये देखिए यहाँ पर इस 1 से 1 कैंसिल हो गया है, यहाँ पर भी 1 से 1 कैंसिल हो गया है। अब जो टर्म्स हमारे पास बच गए हैं इसमें मैं 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस की कमी है मेरे पास, ऊपर वाला मैं रब कर दूँगी। तो मैंने कहा कि अब इसमें से देखिए आपका बचा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 को मैं पहले लिख सकती हूँ 2i साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन नीचे बच गया है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 पहले ले लेंगे i साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होल पावर n। ठीक है, अब हमारा इसकी फॉर्म चेंज होकर ये बन गया है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकती हूँ 2 कॉस थीटा बाई 2। तो जब मैं 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन लूँगी, केवल ब्रैकेट के अंदर ही कॉमन ले रही हूँ मैं। ठीक है, ध्यान देना इसी ब्रैकेट के अंदर हो रहा है। तो 2 कॉस थीटा बाई 2 मैंने कॉमन लिया, तो स्क्वायर मतलब 2 कॉस थे, एक बाहर ले लिया तो अंदर एक अभी बचा कॉस थीटा बाई 2 प्लस यहाँ पर को 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारा आई साइन थीटा बाई 2। सिमिलरली नीचे भी यही होगा, 2 कॉस थीटा बाई 2 हम कॉमन लेंगे, तो 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन लेने से यहाँ पर स्क्वायर था तो एक बाहर आ गया, एक बच गया कॉस थीटा बाई 2 और यहाँ पर 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया माइनस आई साइन थीटा बाई 2 होल पावर n। तो ये जो सेम आ गए ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारा बच गया है कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 की पावर n अपॉन नीचे हो गया है कॉस थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2 की पावर n। अब मैं यहाँ पर को डी मोइवर्स थ्योरम यूज़ करूँगी जो अभी मैंने आपको बताई थी, क्या थी, फाई लिख देती हूँ अब मैं, कॉस फाई प्लस आई साइन फाई होल पावर n, क्योंकि थीटा क्वेश्चन में आ रहा है तो मैंने फाई लिख दिया, इक्वल टू कॉस n फाई प्लस आई साइन n फाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए कॉस, क्या डी मोइवर्स थ्योरम ये कहती है कि जो पावर है वो इन एंगल में आ जाती है, तो ये n इसके साथ आ जाएगा n थीटा बाई 2 प्लस आई साइन n थीटा बाई 2 अपॉन ऐसे ही नीचे भी कॉस, ये n इसके साथ आ जाएगा n थीटा बाई 2 माइनस आई साइन n थीटा बाई 2। अब क्या करने वाली हूँ मैं, अगला स्टेप इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर मैं डी मोइवर्स थ्योरम का ही अब रिवर्स स्टेटमेंट यूज़ करने वाली हूँ। जब पावर में n आता है तो वो अंदर एंगल्स के साथ चला जाता है। इसी को मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि जब एंगल के साथ n आता है तो वो पावर में चला जाता है। ठीक है, तो अब मैं ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगी, ये फॉर्मूला यूज़ करूँगी, कॉस n फाई प्लस आई साइन n फाई इक्वल टू कॉस फाई प्लस आई साइन फाई की पावर n। आई मीन्स आयोटा होता है, इसे हम शॉर्ट में आई कह देते हैं। ठीक है, तो
अब हम ये जो एंगल के साथ में कांस्टेंट है उसको पावर में भेज देंगे, तो ये हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखिए हमारा जो RHS आ रहा है उसमें केवल थीटा आ रहा है, ठीक है, एन थीटा आ रहा है बल्कि, तो एन थीटा ठीक है, इस 2 को हमें हटाना है, तो इस 2 को मैं पावर में लिख देती हूँ। तो इसे मैं लिख सकती हूँ कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा की पावर 1/2। यहाँ हमें n अंदर चाहिए था और 1/2 हटाना था, तो डी मोइवस थ्योरम ये यूज़ किया, तो पावर एंगल के साथ आ गई। अब जो एंगल में है उसे हम पावर में भी भेज सकते हैं, तो ये 1/2 जो एंगल में है उसे हम पावर में भेज देंगे। ऐसे ही नीचे भी कॉस एन थीटा, अभी मैंने डी मोइवस थ्योरम का एक और फॉर्मूला आपको बताया था कि अगर बीच में प्लस माइनस है तो उसे हम प्लस करके पावर को माइनस कर सकते हैं, जो शुरू में मैंने आपको बताया। तो अब मैं यहाँ पर प्लस लिखूँगी, प्लस आई साइन एन थीटा। अब पावर क्या होगी, एक तो ये जो 1/2 हमने एंगल से हटाया ये 1/2, दूसरा ये जो बीच का माइनस हटाया वो बीच का माइनस हट के पावर में चला जाता है। आप ऐसे ही लर्न कर लीजिए इसको। बस अब हमारा काम हो चुका है। देखिए आपने पढ़ा होगा कि जब दो घातांकों के आधार समान होते हैं, बेस इक्वल होते हैं, तो उनकी जो पावर्स होती है, घातें, वो जुड़ जाती हैं। तो आप देख रहे हो दोनों का बेस इक्वल है, तो ये हो जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। बेस ऐसा ही आ जाता है और पावर्स दोनों की जुड़ जाती हैं, तो 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। ये माइनस, ये अपॉन में था ना, अपॉन में था तो पावर घटती हैं, गुणा में पावर जुड़ती हैं। तो क्या होगा, जब ये अपॉन में था ऊपर जाएगा तो पावर घटेगी, यानी कि आपका बनेगा 1/2 माइनस 1/2, घट गई। जब अपॉन में होती है तो पावर घट जाती है, तो माइनस 1/2 होगा। तो ये आपका बन जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 1/2 प्लस 1/2 बन जाएगा, और हाफ ऑफ हाफ, हाफ और हाफ कितना हो जाएगा 1, तो आधा और आधा 1 हो जाएगा। तो कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, एन छूट गया यहाँ पर, एन थीटा की पावर 1, या आप 1 लिखना छोड़ सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यही आपका आंसर आ रहा है। तो LHS से आपने शुरू किया था और RHS आपको मिल गया है, तो ये आपका प्रूव हो गया है 10 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल नहीं है। 6 क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से, तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए कैसे होंगे। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो साइन 30 आ रहा है, साइन 30 की वैल्यू हमें डायरेक्ट पता होती है। हम सबसे पहले LHS ले लेंगे। LHS है हमारा साइन 10, साइन 30, साइन 50, साइन 70, ये सारे आपको डिग्री में गिवन होते हैं, ठीक है। तो इस साइन 30 की वैल्यू तो हमें डायरेक्ट फार्मूला होता है, आपको याद होगा वैल्यूज़ जब आप पढ़ते थे, ये 1/2 होता है। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर डायरेक्ट रख दूँगी। तो साइन 10 डिग्री इंटू 1/2 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70। अब इस 1/2 को शुरू में लिख लेती हूँ, 1/2 साइन 10 साइन 50 साइन 70। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं और आपको फॉर्मूले लर्न करना है ज़रूरी होता है, वरना आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर कोई एक ट्रिक होती है, एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं 2 साइन ए साइन बी का। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस बी माइनस ए माइनस कॉस बी प्लस ए। तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ लर्न करना पड़ेगा। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है ये। तो देखिए यहाँ पर कुछ सिमिलर आपको बनता हुआ दिखेगा। ये यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, साइन ए साइन बी बन रहा है, 2 नहीं बन रहा है। तो पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इस तरह की फॉर्म ले आएंगे। तो 1/2 इंटू, यहाँ पर को मैं 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 साइन 10 साइन 50, तो 2 से डिवाइड भी करना होगा। कभी भी क्वेश्चन में कोई चेंज करते हैं तो ऐसे कि इससे ये कैंसिल हो तो वापस पहले जैसा बन जाए। क्वेश्चन बदलना नहीं चाहिए, उसकी केवल फॉर्म बदलनी चाहिए। तो ये हो गया। तो देखिए ये 2 तो मैं बाहर ले आऊँगी, 1/4। इस 2 साइन ए साइन बी की जगह मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगी। अभी मेरा a = बन जाएगा 10 और b = मेरा बन जाएगा 50, ठीक है। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला है कॉस b माइनस ए मीन्स 50 माइनस 10 माइनस कॉस
b प्लस a यानी कि 50 प्लस 10 इंटू साइन 70, तब ये हमारा हो जाएगा 1/4 कॉस 50 माइनस 10 हो गया 40 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 70। अब आपको फिर से कॉस 60 की वैल्यू आती है, तो यहाँ पर आप कॉस 60 की वैल्यू पुट कर देंगे। कॉस 60 इक्वल्स टू भी होता है 1/2, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। ये हमारा बनेगा 1/4 इंटू कॉस 40 माइनस 1/2 साइन 70। तो अब हमें इसे आगे सॉल्व करना है। तो कहाँ तक हमारा सॉल्व हुआ था ये। अब देखिए मल्टीप्लाई करना है अंदर, साइन 70 और 1/4 दोनों अंदर जाके इससे भी मल्टीप्लाई होंगे और इससे भी, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो पहला टर्म हमारा बनेगा 1/4, इससे मल्टीप्लाई होगा कॉस 40 और ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा साइन 70 माइनस 1/4 इससे मल्टीप्लाई होगा 1/8, फिर साइन 70 भी इससे मल्टीप्लाई होगा साइन 70। तो अब हमारा ये बन गया है क्वेश्चन। अब देखिए फिर से यहाँ पर एक और फार्मूला यूज़ होगा। यहाँ पर को मैं 2 कॉस ए साइन बी का फार्मूला यूज़ करूँगी। 2 कॉस ए साइन बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब ये फार्मूले तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, इसका कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो ये फार्मूला आप यहाँ यूज़ करेंगे। तो इसके लिए भी देखिए 2 कॉस ए साइन बी टाइप का बनना चाहिए, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूँगी। मैं ऐसे लिखूँगी 2 कॉस 40 साइन 70 अपॉन 2 माइनस 1/8 साइन 70। तो अब यहाँ पर ये 2 तो बाहर इससे मल्टीप्लाई हो गया 1/8, ऊपर 2 कॉस ए साइन बी, यहाँ पर को a इक्वल्स टू अभी हो गया 40 और b इक्वल्स टू हो गया आपका 70। तो अब ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा साइन a प्लस बी, a प्लस बी यानी 40 प्लस 70 प्लस साइन a माइनस बी। तो a माइनस बी आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर को फॉर्मूला हमने यूज़ किया साइन a प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब 40 प्लस 70 माइनस साइन a माइनस बी है, तो a माइनस बी यानी कि 40 माइनस 70 माइनस ये ऐसे ही रहेगा 1/8 साइन 70। तो देखिए ये आपका बन गया है 1/8 साइन 40 प्लस 70 हो गया 110 डिग्री, माइनस इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ 1/8 साइन 40 माइनस 70 हो गया माइनस 30, ठीक है, छोटे में से बड़ा घटा रहे आप, माइनस 1/8 साइन 70। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो साइन 110 है इसे मैं लिख सकती हूँ 110 को मैं लिख सकती हूँ 180 माइनस 70 लिख सकते हैं ना। 180 में से 70 घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1/8 साइन माइनस थीटा। जब भी होता है तो ये माइनस ब्रैकेट से निकल कर बाहर आ जाता है, तो जब ये बाहर आएगा तो एक प्लस बन जाएगा साइन 30 माइनस 1/8 साइन 70। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो इक्वल्स टू हो गया आपका 1/8 साइन, अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा का एक फॉर्मूला आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा। साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। ये 180 हट जाता है, केवल ये एंगल आ जाता है, तो साइन 180 माइनस 70 हो जाएगा साइन 70, ठीक है, प्लस 1/8 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस 1/8 साइन 70। तो 1/8 साइन 70 से 1/8 साइन 70 कट गया और ये आपका आया 1/8 इंटू 2 यानी कि 16, और यही आपका RHS है। तो LHS आपने लिया था और RHS तक आप पहुंच गए। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, यही आपको प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन भी आपको सेक्शन C में 25 मार्क्स का पूछा जा सकता है।
सेक्शन सी का आखिरी क्वेश्चन मैंने पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि आंशिक भिन्न से लिया है। एग्ज़ाम में लगभग हर साल सेक्शन सी में एक क्वेश्चन आंशिक भिन्न का पूछा जाता है। तो देखिए इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, ऐसा मैंने एक वीडियो इंटीग्रेशन में किया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो वहाँ पर जाके आप इसे डिटेल में चेक कीजिएगा। फिलहाल जो ये फॉर्म होती है इसको आंशिक भिन्न में तोड़ने का जो मेथड होता है, देखिए क्या होता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इसे आपको याद करना है, क्योंकि यहाँ पर हम पूरा डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ये फॉर्मूला डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। इक्वल्स टू होता है, देखिए सबसे पहले आता है ए अपॉन जितना भी हाईएस्ट पावर होती है, एक एक करके सारे टर्म्स आते हैं, मतलब एक बार पावर 1 फिर 2, अगर 3 होता है तो पावर 3, तो इस तरह से आता है। x प्लस 2 होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले आएगा x प्लस 2 प्लस फिर b ही आएगा ऊपर, फिर आएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर। अगर क्यूब होता तो अगले में फिर c अपॉन एक्स प्लस 2 होल क्यूब आता। तो एक एक करके सारी पावर्स आती हैं, ठीक है, जब भी इस तरह से होता है। तो पहले वाले का हो गया। अब इसके लिए होल स्क्वायर के लिए 2 टर्म आ गए, ठीक है। अब इसके लिए ये तो सिंपल है, तो प्लस c अपॉन एक्स माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, RHS में LCM लेना है। तो यहाँ पर LCM हमारा आ जाएगा, इन दोनों में से हायर पावर वाला लेंगे केवल, x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। तो अब देखिए LCM लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो जब आप x प्लस 2 इसके ऊपर क्या आएगा देखना चाह रहे हैं, इसका मतलब आपको इसको x प्लस 2 से डिवाइड करना है। तो x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो एक x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, ये एक कैंसिल हो जाएगा, एक x प्लस 2 बच जाएगा, तो वो a के साथ आएगा x प्लस 2 और एक x माइनस 3, ठीक है। प्लस अब दूसरा देखेंगे आप, b के साथ क्या आएगा देखना है, तो इससे डिवाइड कर देना है इसको, x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ये x प्लस 2 होल स्क्वायर से पूरा x प्लस 2 होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा केवल x माइनस 3। तो b के साथ आएगा x माइनस 3 प्लस ऐसे ही c में c के साथ वाला टर्म आप देखना चाहते हैं, तो जो LCM है उसको x माइनस 3 से डिवाइड करना। तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा, ये बच जाएगा। ये खाली रफ वर्क है, ठीक है। x प्लस 2 होल स्क्वायर क्या था, ये हमारा x स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। तो ये अपॉन दोनों में सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले वाले फैक्टर को 0 रखते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2, इसको हम यहाँ पुट करेंगे। तो माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2, 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू एक्स की जगह माइनस 2 रख देंगे, प्लस c इंटू फिर से x प्लस 2, 0 है तो ये 0 का स्क्वायर। तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू ये 0 हो गया, प्लस b इंटू ये हो गया माइनस 5 प्लस ये भी 0 हो गया। तो 4 इक्वल टू माइनस 5b या फिर b इक्वल्स टू आ गया आपका माइनस 4 अपॉन 5। तो ये एक वैल्यू हमारी आ गई है b की। अब बिल्कुल ऐसे ही आपको दूसरे फैक्टर को 0 रखना है। इफ़ x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है x इक्वल टू 3। तो अब इसमें पुट कर देंगे x की जगह 3, तो ये आएगा 3 स्क्वायर इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह 3 प्लस 2, सॉरी x माइनस 3 को 0 रख रहे हैं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस x माइनस 3 को 0 रख रहे हैं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और तीसरा वाला आ जाएगा c इंटू एक्स की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर, 3 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, ये 3 प्लस 2 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 9 इक्वल टू ये दोनों तो 0 हो गए, 25c, यानी कि c इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 9 अपॉन 25। तो आप देख रहे हैं c और b की वैल्यू तो मिल गई है, लेकिन अभी a की वैल्यू हमें फाइंड नहीं हो पाई है। अब a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं इस इक्वेशन में देखिए क्या करूँगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू a इंटू इसे अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये मेरा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, आप सॉल्व करके देखिएगा, प्लस 2x, चलिए पूरा कर देते हैं, माइनस 3x माइनस 6 प्लस b इंटू ये हो गया x माइनस 3 प्लस c इंटू ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैं क्या कर रही हूँ,
इन सबको अंदर मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ। वैसे शॉर्ट तरीका होता है, मैं पूरा आपको बता देती हूँ। a इंटू एक्स स्क्वायर, 2x में से 3x माइनस करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, वो माइनस एक्स a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ax, माइनस ये a से मल्टीप्लाई होगा 6a प्लस bx माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 3b प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू सी प्लस 4cx। अब हमें कॉमन लेने हैं जो भी सिमिलर टर्म्स हैं, तो ये देखिए a एक्स स्क्वायर और c एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आएगा a प्लस सी। फिर x वाले टर्म्स सारे देख लेते हैं, x वाले ले लेंगे, सबसे पहले है माइनस a, फिर है प्लस b और फिर है प्लस 4c। फिर कांस्टेंट देख लेंगे, कांस्टेंट है हमारा एक ये माइनस 6a और एक है माइनस 3b और एक है प्लस 4c एक्स स्क्वायर इक्वल टू। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड कंपैरिजन करना है, तो दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तुलना से, तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ 1 इक्वल टू यहाँ है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस सी। जो आपको फाइंड करना था वो इक्वेशन में आ जाना चाहिए, हमें a फाइंड करना था, a आ गया, बस बाकी को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, इतने से हमारा काम बन जाएगा। तो 1 इक्वल टू a, c हमने निकाला था, अभी आया था 9/25, तो इसे आप यहाँ रखेंगे तो a इक्वल्स टू, ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा 1 माइनस 9/25, एलसीएम लेंगे 25, तो ये होगा 25 माइनस 9 यानी कि 16/25। तो ये आपकी a की वैल्यू भी आपको मिल गई है। तो स्टूडेंट्स आपको a इक्वल्स टू मिला 16/25, b इक्वल्स टू मिल गया -4/5 और c इक्वल्स टू मिल गया आपको 9/25। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। देयरफॉर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू a, यानी कि 16/25 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b है, b की जगह -4/5 आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4/5 एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, फिर c प्लस 9/25 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज हो गया है। तो ये क्वेश्चन था जो आपका 25 मार्क्स का पार्शियल फ्रैक्शन का बन सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा सेक्शन सी कंप्लीट होता है, और जैसा मैंने इसको शुरू करने से पहले कहा था कि सबसे आसान क्वेश्चन पहले 2 क्वेश्चंस हैं, अगर आप उन्हें सीख लेते हैं और वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो 50 मार्क्स आपके सीधे बन जाते हैं। बाकी क्वेश्चंस में उनकी तुलना में थोड़ी ज़्यादा फार्मूला लर्न करने हैं, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, लेकिन ज़्यादा कठिन ये भी नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, आप सीख सकते हैं। तो ये सेक्शन सी के मेरी तरफ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इनको देखिए, इनमें से कोई आ सकता है, कोई सिमिलर क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ आपका 2020 के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का मॉडल पेपर ख़त्म होता है और बैक पेपर सीरीज़ का भी ये लास्ट वीडियो है। और कोई डाउट्स अगर आपको हों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूँगी क्लियर करने की। तो जुट जाइए अपनी पढ़ाई में, अपना 100% दे दीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, इतना अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।